नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। सो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस सेक्शन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर बार बार जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन तमाम जो अनुच्छेदों को लेकर के जो है हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि स्पेशली आपका जो है TGT, JBT, टेट और जो कमीशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल रहने वाली है दोस्तों। अदरवाइज़ ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति शास्त्र या भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है अलग अलग पेपर के अंदर जो है अलग अलग तरीके से जो है यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपका जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर के कि किस किस प्रकार के जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में किन प्रावधानों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा जो है अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दोस्तों इसमें बात की गई है कि कौन सा आर्टिकल जो है भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में बता दूं। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी या फिर जानना चाहते हैं तो आप चैनल के आपका जो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो सेक्शन है उसको ओपन करके उसमें हमने डिटेल से राष्ट्रपति के बारे में बात करी है। परंतु फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 54, 56 और 60। तो आपके पास 4 आर्टिकल है। इसमें पूछा गया कि निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का वो कौन से एक अनुच्छेद के अंदर आपका जो है आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताया जाए कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट जो है, ये संसद का एक प्रमुख अंग है। संसद का एक प्रमुख क्या है, ये अंग है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसकी स्वीकृति के बिना संसद से कोई भी बिल जो है वो पारित होकर के कानून नहीं बन सकता। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिले तब तक वो बिल जो है संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात भी जो है वो कानून नहीं बन पाता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति किसी कानून को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और नेसेसरी अनिवार्य है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 52 में। क्या बोला है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो कि आपका जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा और देश का पहला नागरिक होगा, ठीक है। और साथ में जो राष्ट्रपति का पद होता है दोस्तों सम्मान और प्रतिष्ठा का पद होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति के पास समस्त शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित होती है दोस्तों, परंतु उसका प्रयोग जो है उन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से या इच्छा से नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसी बात की गई है आर्टिकल नंबर 53 में कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है, वो मंत्रिमंडल के परामर्श पर इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये बोला गया है 52 और 53 में। अगर हम 54 की बात करें दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 54, आर्टिकल नंबर 54 में उसके चुनाव के बारे में बात की गई कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो कैसा होगा आपका जो है निर्वाचित व्यक्ति होगा। एक बात थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन करता है, इलेक्टोरल कॉलेज। कौन करता है दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज का बात की गई है आर्टिकल नंबर 54 के अंदर। तो 54 में क्या बोला गया है कि जो निर्वाचक मंडल है वो करेगा राष्ट्रपति का चुनाव। और दोस्तों एक होता है इलेक्टोरल कॉलेज यानी चुनाव निर्वाचक मंडल, और एक होता है इलेक्शन कमीशन, जिसका उल्लेख 324 में आता है। इलेक्शन कमीशन अलग चीज़ है दोस्तों और आपका जो है इलेक्टोरल कॉलेज अलग चीज़ है। राष्ट्रपति का चुनाव कराता जरूर है आपका जो है चुनाव आयोग, परंतु करता कौन है, आपका इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज यानी इसमें कौन कौन लोग होते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने ध्यान रख लेना टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट।
टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं इंडिया के अंदर, उन तमाम लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जिसमें कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी का जो, क्योंकि वहाँ पर विधानसभाएं हैं दोस्तों, दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं, तो इसीलिए ये भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो इसलिए आपने ध्यान रख लेना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के कुल सदस्य। अब भाग कौन नहीं लेता दोस्तों, एक तो विधान परिषद के सदस्य और दूसरे आपके नॉमिनेटेड मेंबर, एक तो मनोनीत सदस्य और दूसरे विधान परिषद के सदस्य, ये पार्टिसिपेट नहीं करते राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, यानी आपका 54। अगर हम 56 की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, मुख्यतः 5 वर्ष होगा, परंतु 5 वर्ष से पहले भी उसको पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 61 उसके ऊपर लगा करके, महाभियोग प्रक्रिया उसको लगा करके जो है आपका जो है राष्ट्रपति को उसके पद से समाप्त किया जा सकता है। और आर्टिकल 60 में उसके बात की गई है, आर्टिकल 60 में शपथ यानी औथ के बारे में बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, वो उसको क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि आपका जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में की गई है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, सबसे पहले अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे प्रमुख पद होता है दोस्तों राष्ट्रपति के बाद का। तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 63 में। आर्टिकल नंबर 63 में बात किया गया है उपराष्ट्रपति का पद का, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब ये व्यक्ति कौन होगा, उसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 64 में। अब ये जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा का प्रमुख होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। राज्यसभा का जो बैठकों का जो संचालन करता है वो कौन करता है दोस्तों, वो आपका देश का उपराष्ट्रपति करता है, यानी राज्यसभा का जो प्रमुख होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। और अभी हाल ही में भारत के जो उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है अपने पद का इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। तो ये अभी आपने बात ध्यान रख लेना है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने जो है वो राज्यसभा का आपका जो अपने जो पद का जो त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति पद का, वो उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिया है। तो जब उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपका जो है राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है, यानी उपराष्ट्रपति की जो शक्तियों और कार्यों का जो प्रयोग है वो राज्यसभा का उपसभापति करता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। अब इसके चुनाव की बात, उसके चुनाव प्रक्रिया की बात आर्टिकल नंबर 66 में की गई है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल नंबर 66 में क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब इसमें कौन भाग लेगा दोस्तों, टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य, चाहे वो निर्वाचित है चाहे वो मनोनीत है, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते दोस्तों। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। इसी के चलते बीच में एक आर्टिकल आता है 65 आर्टिकल जो है वो भी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आता है दोस्तों। 65 में क्या बोला है कि असामान्य स्थिति में, यानी जब राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद और आपका जो है उसकी कार्य और शक्तियों का जो निर्वहन है वो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाए, या तो उसकी मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, या फिर उसने इस्तीफा दे दिया हो, त्यागपत्र दे दिया हो, किसी भी अवस्था में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो लगभग जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति। और ऐसा केवल वो 6 महीने तक कर सकता है, और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सी
ऑप्शन सी है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण विषय है हम यहाँ पर जो है लगातार उसके बारे में चर्चा कर सकें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया दोस्तों कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया या फिर कौन सी प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में की गई है, या फिर महाभियोग प्रक्रिया जो है उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। दोस्तों अगर आप टीजीटी आर्ट्स के या फिर टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी या जेवीटी के कमीशन के एस्पिरेंट्स हो तो लगभग इसमें से आपको टोटल क्वेश्चंस में से लगभग आर्टिकल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका तो टीजीटी आर्ट्स का तो कंसर्न सब्जेक्ट भी आपका पॉलिटिकल साइंस भी उसके अंदर आ जाता है। तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपको क्या है काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा जो है आपका जो है इंक्रीज करना है, ठीक है। तो लगभग 140 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट के, जिसमें कि आपका पॉलिटिकल साइंस भी शामिल है। तो आपको अगर मेरिट में आना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा जो है आपका प्रमुख जो है विषय आपका नाम बनाना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ आपको इसमें करनी पड़ेगी, खासकर टीजीटी आर्ट्स के लिए। इसके अलावा तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया किस एक अनुच्छेद में की गई है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी आर्टिकल नंबर 61, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कि आर्टिकल नंबर 61 में क्या बोला गया है कि जो महाभियोग प्रक्रिया है, अब ध्यान रखना जो ये इम्पीचमेंट सिस्टम है दोस्तों, ठीक है, ये कौन लगाता है, ये संसद लगाती है, ठीक है। कौन लगाती है, संसद, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। अब ये जो महाभियोग प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। मान लीजिए राज्यसभा इसको राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाती है, तो जब राज्यसभा इस महाभियोग प्रस्ताव को लाएगी तो जो भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लगाएगा, पहले वो उस सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, ठीक है। और फिर जब यहाँ लगाने वाले सदन से 1/4 सदस्यों से पारित हो जाएगा, उसके पश्चात दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए दोस्तों। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और पारित करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी जो सूचना देना अनिवार्य है। और ऐसी कंडीशन में अगर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। आर्टिकल 58 की अगर बात करें तो आर्टिकल 58 में बात की गई है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं के बारे में बात की गई है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है लाभदायक पद पर ये नहीं होना चाहिए। साथ में क्या बोला गया है कि चुनाव लड़ने से पहले उसे संसद में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की स्वीकृति होनी चाहिए। और साथ में जो है 15,000 रुपये की जो राशि चुनाव लड़ने से पहले उसे संचित निधि में जमानत रूप में जमा करवानी होगी। तो ये सारी जो आपकी बातें हैं वो आपकी आर्टिकल नंबर 58 में लिखी गई है राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से पहले। अच्छा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महाभियोग प्रक्रिया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया, यानी जो इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, इसके बारे में अभी मैंने पीछे बताया आपको कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो आपका आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत जो है उसकी स्थापना, उसका जो उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो चुनाव आयोग है ये 3 स्तरीय आयोग है दोस्तों। कितने स्तरीय, 3 आयोग। इसमें एक क्या होता है, प्रमुख होता है दोस्तों, और 2 क्या होते हैं इसके सदस्य होते हैं। त्रिस्तरीय आयोग है ये, ठीक है, ध्यान रखना। इसका मुख्य काम क्या होता है, जैसे कि आपका जो है लोकसभा का चुनाव करवाना, आम चुनाव करवाना, या फिर आपका केंद्र के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आदि का चुनाव करवाना है। या फिर आपका जो इसका जो मुख्य काम होता है चुनाव प्रचार को रोकना, या फिर आपका जो है चुनाव के लिए जो आपके जो नियम होते हैं उनको लागू करना, और साथ में किसी भी दल को राष्ट्रीय आपका दल का दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय दल के रूप में जो है उसको मान्यता प्रदान करना, या फिर किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह देना। इस प्रकार के जो चुनाव से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है वो चुनाव आयोग के द्वारा जारी आपके जो है किया जाता है। इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 324 में किया गया है। और इसके जो पहले जो प्रमुख थे चुनाव आयोग के, वो थे आपके सुकुमार सेन,
ठीक है, कौन थे? सुकुमार सेन। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। ये था आर्टिकल नंबर आपका जो है 324, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि 324 में निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कौन से पद आते हैं, यानी जो आर्टिकल नंबर 324 है उसके अंदर कौन कौन से पद आते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन आता है? बिल्कुल आता है। और इसके मैंने अभी अभी कहा था कि इसके दो अन्य सदस्य भी होते हैं, 2 अन्य आयुक्त। तो ये दोनों के दोनों जो आपके जो तीनों के तीनों जो लोग हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों, 2 सदस्य और 1 आपका प्रमुख। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? चुनाव आयोग के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसको कैग कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है इसके पद का उल्लेख किया गया है? तो आपने ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल नंबर 148 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों जो कैग होता है ये आपका जो है इसकी जो ये भारत का सबसे बड़ा लेखा जोखा अधिकारी होता है, भारत का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी होता है। यानी भारत सरकार के जितने भी आय और व्यय के साधन हैं या फिर आय और व्यय का जितने भी जो एक्सपेंडिचर है, भारत की कितनी सरकार की कितनी इनकम हुई है, कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया है, किस प्रकार के खर्चे को कहाँ आपका जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है, इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड कौन रखता है दोस्तों? ये रखता है कैग। कौन रखता है? कैग। और कैग के रिपोर्ट की जो जाँच करती है, ठीक है, कैग के रिपोर्ट की जो जाँच करती है वो करती है लोक लेखा समिति। ध्यान रखना, लोक लेखा समिति। क्लियर? तो लोक लेखा समिति जो है ये आपकी जो है किसकी रिपोर्ट की जांच करती है दोस्तों? कैग के रिपोर्ट की जांच करती है, जिसके कुल होते हैं 22 सदस्य। कितने होते हैं दोस्तों? 22। और इन 22 में से 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के और 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के। ठीक है, और विपक्ष का जो नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है कि विपक्ष का नेता किस एक समिति का अध्यक्ष होता है? लोक लेखा समिति का। और लोक लेखा समिति के कुल सदस्य कितने होते हैं? 22, और जिसमें से कि राज्यसभा के कितने होते हैं? 7, और लोकसभा के कितने होते हैं? 15। ठीक है, और कैग के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? वो करता है दोस्तों कौन? लोक लेखा समिति। और कैग के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 148 के अंदर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि आपका जो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त जो बैठक है वो किस एक आर्टिकल के तहत बुलाता है? यानी राष्ट्रपति जो है संसद की जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है दोस्तों जॉइंट सेशन। क्या होता है? जॉइंट सेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 108। आर्टिकल नंबर 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, यानी जॉइंट सेशन इसे कहते हैं, जॉइंट सेशन इसे कहा जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। तो दोस्तों बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। संबोधित भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। परंतु इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये आपने बात ध्यान रख लेना। बुलाने का काम किसको है? प्रेसिडेंट को। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। संबोधित यानी प्रेजेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। परंतु इस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। और संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? मान लीजिए राष्ट्रपति से बुलाएगा कब? जब संसद के अंदर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा, मान लीजिए कोई बिल संसद के किसी सदन में लाया गया और कोई सदन उसको किसी बिल को बार बार क्या करे? रद्द करे। मान लीजिए कोई बिल संसद में लोकसभा ने क्या कर दिया? पारित। और जैसे वो राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। ठीक है, और राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वो पहुंच ही नहीं पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों को इकट्ठे बिठाएगा, एक साथ ही इनकी बैठक बुलाएगा और जिसकी अध्यक्षता किसको दी जाएगी? लोकसभा के स्पीकर को। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उस बिल को लेकर के चर्चा होती है। और संयुक्त अधिवेशन में यदि मतदान की आवश्यकता हो, मतदान पड़ जाए, मतदान हो जाता है कई बार। ठीक है, यानी आपका जो है मतगणना वहाँ पर होती है कि कितने लोग चाहते हैं कि कानून पारित होना चाहिए, यस और नो संदर्भ में वहाँ पर मतदान होता है। तो अगर मत बराबर हो जाए, मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन में 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मान लो 500 ने वोट कर दिया कि कानून नहीं यस बनना चाहिए और 500 ने क्या कह दिया? कानून नहीं बनना चाहिए।
तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए, यानी मत अगर बराबर पड़ जाएं, यानी 500 ने यस संदर्भ में वोट किया और 500 ने नो संदर्भ में, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का स्पीकर वोट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो लोकसभा का स्पीकर जिस साइड भी वोट करेगा उस साइड का जो आपका जो है कानून वैलिड माना जाएगा। अब यस की तरफ उसने वोट किया तो 501 आपके जो है मत इस साइड हो जाते हैं, और इसी कारण से ये जो लोकसभा का जो एक वोट होता है लोकसभा अध्यक्ष का, इसे निर्णायक मत कहते हैं या कास्टिंग वोट इसे कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना लोकसभा के स्पीकर के बारे में। लोकसभा का स्पीकर ये भी देखता है दोस्तों कि कोई बिल धन बिल है या नहीं, इस बात की जो स्पष्टीकरण है वो भी कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर ही करता है। तो ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्टिकल नंबर 76 के अनुसार महान्यायवादी किसके अधीन कार्य करता है। पहली बात आपने ध्यान रखना, जो महान्यायवादी होता है इसको अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल। ये भारतीय सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है, तो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लगा देते हैं या सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य न्यायाधीश लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो कानून अधिकारी होता है वो कौन होता है, महान्यायवादी, जो सरकार को कानून के संदर्भ में, कानून बनाने के संदर्भ में लगातार जो है एडवाइस करता रहता है, सलाह देता रहता है। ये जो महान्यायवादी होता है ये ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का। इसकी जो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है दोस्तों। और साथ में ये सदन का सदस्य ना होने के बावजूद भी ये ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का, फिर भी इन दोनों सदनों में ये बैठकों में भाग ले सकता है, वहाँ पर बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। और इसकी जो नियुक्ति करता है महान्यायवादी की दोस्तों, कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति के अधीन ही ये जो क्या है कार्य करता है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना, भारतीय राष्ट्रपति के अंतर्गत रहकर ये काम करता है। भारत का राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देगा और भारत का राष्ट्रपति ही इसको नियुक्ति करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्या बोला गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता किस एक आपका जो है अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया। सबसे पहले पंचायती राज को त्रिस्तरीय जो दर्जा देने की जो सिफारिश है अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी सन 1957 में, और भारत में पंचायती राज को लागू किया गया था आपका 1969 में, 2 अक्टूबर 1969 में राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और आपका जो है इसे संवैधानिक मान्यता और भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए इसको जो है आर्टिकल नंबर 243 में शामिल किया गया। ठीक है, संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था। 73वां संशोधन 1992, तो आपने ये बात भी ध्यान रख लेना है। 73वां संशोधन 1992 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसको काम करने के लिए 29 जो विषय है वो दिए गए। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है पंचायती राज के बारे में। और भारत में जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत का सबसे ऊपर का जो स्तर है वो जिला परिषद है, मध्य का जो स्तर है वो पंचायत समिति यानी ब्लॉक है, और सबसे निचला जो स्तर है वो एक ग्राम पंचायत। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार कौन से आर्टिकल में प्राप्त है। क्षमादान या दंड परिवर्तन का अधिकार आर्टिकल नंबर 280 में नहीं है दोस्तों, इसमें आता है फाइनेंशियल कमीशन यानी वित्त आयोग। ठीक है, 50 के अंदर भी नहीं है, 50 में आता है दोस्तों ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आर्टिकल आता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 50 में क्या बोला गया है दोस्तों कि आपका जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने की यहाँ पर बात की गई है 50 में। और 58 के बारे में मैं अब आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल नंबर 58 में क्या आता है, राष्ट्रपति की योग्यता। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 यानी जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती दे सकता है। ठीक है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई निर्णय सुना दिया तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको जो है परिवर्तित कर दिया जा सकता है। ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। परंतु किसी विशेष स्थिति में अगर कोई ऐसी स्थिति, अगर आवश्यक स्थिति ऐसी पैदा हो
जाए कि आपका जो है, मान लीजिए कि कोई महिला है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र, और ऊपर से वो महिला प्रेग्नेंट है, तो उसको तब तक मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता जब तक वो बच्चा उसका जो है पैदा ना हो जाए और जो है वो थोड़ा आपका बालिग ना हो जाए, तब तक उस महिला को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को आपका जो है खारिज कर सकता है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। राज्यपाल के पास भी ऐसा अधिकार होता है। आर्टिकल नंबर 1 आपका जो है 63 के अंतर्गत जो है आपका राज्यपाल के पास भी अधिकार होता है कि राज्य का राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दोनों ही आपके जो है न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं, परंतु हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय ही राज्यपाल उसको खारिज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि वित्त आयोग की जो स्थापना का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? तो 280 फाइनेंशियल जो कमीशन है उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 280 में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसकी शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपकी आती है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात हुई है दोस्तों आर्टिकल नंबर 124 में कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है दोस्तों। इसके पास कईयों प्रकार के अधिकार होते हैं, जैसे अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है या फिर अन्य प्रकार के अधिकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसकी शक्तियां और इसकी स्थापना की बात हुई है आर्टिकल नंबर 124 के अंदर। तो भारत में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है अभी वर्तमान में, और आपका जो है इसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक आपके जो है मुख्य न्यायाधीश है। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है BR गवई आपके जो है वर्तमान में न्यायाधीश है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। तो ये आपने बात ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल कोर्ट में टोटल जो जज होते हैं दोस्तों होते हैं 15, जिसमें से 5 कैसे होते हैं परमानेंट और 10 कैसे होते हैं टेम्परेरी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। और इंटरनेशनल जो आपका कोर्ट है वो कहाँ पर है? आपका नीदरलैंड हैग में। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में। कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? कहाँ है? दिल्ली में। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है दोस्तों? अनुच्छेद जो है 131 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 131 जो है 31 का संबंध किससे है? आपातकालीन अधिकार है, राष्ट्रपति की शक्ति, या फिर उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता, या लोकसभा का अधिकार है? तो दोस्तों अगर हम बात करें आपातकालीन शक्ति इसके अंतर्गत नहीं आती है, आर्टिकल नंबर 131 में नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति ये नहीं है दोस्तों, ये है उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता। इसका मतलब ये है कि अगर जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है आपका किसका? सुप्रीम कोर्ट का, यानी ऐसे केस जो सीधे के सीधे जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होती है, वो सारे के सारे जो अधिकार है कौन से आर्टिकल में आते हैं? 131 में। मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कहाँ पर जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को होता है, जैसे दो राज्यों के बीच का विवाद, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच यदि विवाद हो जाए दोस्तों, तो उनका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। या फिर एक तरफ से कुछ राज्यों और एक तरफ से केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच में यदि विवाद हो जाए तो भी निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि विवाद हो जाए तो भी निपटारा कौन करता है दोस्तों? तो भी आपका सुप्रीम कोर्ट आपका निपटारा करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो केसेस है, कईयों प्रकार के ऐसे मुकदमे होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होते हैं, हाई कोर्ट में जिनकी सुनवाई नहीं की जा सकती। तो ये सारे के सारे जो अधिकार है वो आपके इस एक आर्टिकल नंबर 131 में मौलिक न्याय अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आर्टिकल नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक अनुच्छेद में वर्णित है? यानी भारत में कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंदर हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बात की गई है? तो हाई कोर्ट किसी भी राज्य में हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा,
प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु ध्यान रखना आपने कि जरूरी नहीं कि हर राज्य में अपना हाई कोर्ट हो। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है दोस्तों। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र वाला हाई कोर्ट है। ठीक है, कौन? गुवाहाटी हाई कोर्ट दोस्तों, क्योंकि लगभग 4 राज्यों का हाई कोर्ट है। कितने राज्यों का? 4। ठीक है, तो जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, कहाँ पर? चंडीगढ़। उसी तरीके से आपका जो है 4 राज्य आपका जिनका हाई कोर्ट जो है पूर्वोत्तर जो राज्य है उनका हाई कोर्ट कहाँ है? असम के अंदर। ठीक है, तो 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है और अलग राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे हिमाचल का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला में। तो इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया? 214 में, कि उसकी जो स्थापना है कौन से आर्टिकल के थ्रू की जाएगी? 214 के तहत की जाएगी। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट होते हैं दोस्तों वर्तमान में। कितनी हाई कोर्ट है? 25। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो है आपका मुंबई, आपका जो मुंबई हाई कोर्ट है, आपका जो है कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है, और आपका मद्रास हाई कोर्ट है। ये 1862 में इनकी 1862 में इनकी स्थापना की गई थी। तो ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। 1862 में दिल्ली, मुंबई, जिसको बम्बई कहते थे, बम्बई हाई कोर्ट, और आपका जो है मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये आपके जो हाई कोर्ट है, ये सबसे पुराने हाई कोर्ट है भारत में, जिनकी स्थापना 1862 के अंदर की गई थी। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कि आर्टिकल नंबर 226 का विषय क्या है। आर्टिकल नंबर 226 जो है उसके अंदर क्या आता है? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 226 में क्या आता है कि आपका जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। वैसे तो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, परंतु यदि मौलिक अधिकारों, आपने ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो आपने ध्यान रख लेना है, परंतु शर्त यह है कि मुकदमा किससे संबंधित होना चाहिए? मौलिक अधिकारों से संबंधित होना चाहिए। तो मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल के थ्रू अपील की जा सकती है? 226, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उसके नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल नंबर 217 के अंदर किया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इन तमाम न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है आर्टिकल नंबर 217 के तहत। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, यानी मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में कौन सा आर्टिकल रहता है? तो आर्टिकल नंबर 74 में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्य कार्य होगा प्रधानमंत्री को सलाह देना। ठीक है, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को आपका जो है राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो सभी हैं परंतु इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। तो तमाम जो मंत्रिपरिषद है वो उसका अपना जो है सलाह और मशवरा देकर के राष्ट्रपति को अपना सलाह और मशवरा देते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 के तहत। और आर्टिकल नंबर 75 के तहत जो है आपका जो है राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी। आर्टिकल नंबर 73 एंड 74 एंड 75। ठीक है, मंत्रिपरिषद आता है 74 में, आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी, और आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 75 में राष्ट्रपति करेगा, परंतु अपनी मर्जी से नहीं। जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगा। अदरवाइज जो है आपका अगर आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकशीलता का प्रयोग करके किसी भी दल को राष्ट्रपति आपका जो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में भारत के अंदर जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो आपकी पूर्ण मेजोरिटी की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। ठीक है, तो आपने ध्यान रख लेना, गठबंधन की सरकार तब बनती है जब किसी भी दल को आपका जो है आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ही आपकी गठबंधन की सरकार बनती है, अदरवाइज सरकार भंग हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है
कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संघ घोषित करता है, कि इंडिया इज़ अ यूनियन। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत को बताता है कि जो भारतीय संविधान के जो भारत के बारे में क्या बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, कि भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है। तो ये अभी आपने बात ध्यान रख लेनी है। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है दोस्तों, कि भारत की संसद, भारत की जो संसद है वो क्या कर सकती है, किसी भी विदेशी क्षेत्र या फिर विदेशी भूमि को भारत में शामिल किया जा सकता है, परंतु उसके लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता की, आपके जो पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन पर भारत की संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे सिक्किम, तो सिक्किम को 36वां संशोधन किया गया संविधान में। कब किया गया, 1975 में। कब किया था दोस्तों, 1975 में। और इसके तहत इसे सिक्किम को भारत का 22वां राज्य शामिल किया गया, बनाया गया था। तो जो सिक्किम है वो आपका विदेशी क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र नहीं था। अनुच्छेद नंबर 2 का प्रयोग करके भारतीय संसद ने भारत में शामिल किया गया है। और सिक्किम को ही आर्टिकल नंबर 2 का ए, यानी स्पेशल जो प्रावधान है, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 थी, वैसे ही आपका जो है सिक्किम के लिए अनुच्छेद विशेष प्रावधान है आर्टिकल नंबर 2 का ए। ठीक है। 3 में क्या बोला गया है, कि भारत की संसद भारत के किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है, राज्य को तोड़ सकती है, उसका नाम बदल सकती है, क्षेत्रफल में आपका जो है परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। तो ये जो भारत के किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी राज्य की, जैसे आंध्र प्रदेश से क्या बना, तेलंगाना बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। ठीक है। आपका उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से आपका जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। इस प्रकार से कईयों प्रकार के जो राज्य है आपके बनाए जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 3 के तहत। ठीक है। और 4 के तहत क्या बोला गया है दोस्तों, कि 4 के तहत जो है, जब राष्ट्रपति आपकी इसमें जो है राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, कि ऐसे प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जो आर्टिकल नंबर 360 के 8 के दायरे से बाहर है। तो ये आपकी बात की गई आर्टिकल नंबर 4 में। तो ये बता हमारे पास आर्टिकल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, किस एक अनुच्छेद में भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो 14 से लेके 18 तक जो है समानता का अधिकार की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है दोस्तों, कि संसद द्वारा नए राज्य निर्माण की शक्ति किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो मैंने अभी बताया था कि राज्य जो है, भारत की संसद जो है किसी भी भारतीय राज्य को तोड़ सकती है, उसमें किसी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसे बदल सकती है। तो अनुच्छेद नंबर आपका जो है 3, अनुच्छेद नंबर 3 के तहत जो है भारत के किसी भी राज्य की सीमा को बदला जा सकता है, नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। इसी के चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की, तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि आपका जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है, राज्यों को पुनर्गठन का अधिकार है, कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य जो है राज्य को दोबारा से गठित किया जा सकता है। तो अभी हमने पीछे इसके बारे में पढ़ लिया है, अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, वित्त आयोग से, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पीछे। इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 27 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, कि राज्यपाल की नियुक्ति किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 153। आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। और राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और किसी भी राज्य का जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुलपति भी कौन होता है दोस्तों, राज्यपाल ही होता है। ठीक है। और राज्यपाल के द्वारा ही आपका जो है विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर, यानी आपका जो है वाइस चांसलर का उप कुलपति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 153 में क्या बोला गया है, राज्यपाल के पद का उल्लेख। और राज्य की जो समस्त जो शक्तियां हैं राज्यपाल के हाथों में केंद्रित होती है, और राज्य का ये संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों। देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, जबकि राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति। और राज्यपाल का जो राज्यपाल, ठीक है, और राज्यपाल का जो पद होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्धारित होता है। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में संविधान में किसी प्रकार का कोई अनुच्छेद का उल्लेख नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं दोस्तों, 352, 356 और 360। ठीक है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, 52, 56 और 60।
352 का प्रयोग कब करेगा? ये अगर युद्ध की आपकी जो है संभावना है, ठीक है, और अगर युद्ध क्या है आपका चल रहा हो और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, यानी सिविल वॉर हो गया हो, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना, सिविल आपका जो है सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। पहले यहाँ पर एक शब्द आता था आंतरिक गड़बड़ी, तो आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा करके 44वां संशोधन सन 1978 में सशस्त्र आपका जो विद्रोह है उसको क्या है इसका आधार बनाया गया। और इन 3 प्रकार की अगर स्थिति भारत में पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है मंत्रिमंडल के आपका जो है लिखित रूप में आपके जो है कहने पर, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 356 में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, ठीक है, इन द स्टेट, किसी राज्य में, ये किसी 1 या 2 राज्य में लगता है दोस्तों, पूरे भारत में नहीं लगता, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा 360 में आता है वित्तीय आपातकाल के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी देश में किसी प्रकार की कोई वित्तीय संकट पैदा हो जाए, यानी देश में किसी प्रकार का कोई महामारी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, यानी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा जाए या डगमगा जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जिनके वेतन अधिक होते हैं तो उनके वेतनों को समाप्त भी कर सकता है या फिर उसमें कुछ कटौती भी कर सकता है, ताकि उस पैसे से क्या है उस समस्या से निपटा जाए जो देश में आन पड़ी है। तो इस प्रकार के जो है आर्टिकल आपका जो है 360 का जो प्रयोग है आज तक भारत में नहीं किया गया है। 356 सबसे ज़्यादा बार पंजाब में लगा दोस्तों, लगभग 8 बार, अपने हिमाचल प्रदेश में 2 बार लगा, 1977 में और 1992 में। इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी हिमाचल जीके के सेक्शन में। और 356 ये जो लगा है ये 3 बार लगा है, 1962, फिर लगा था 1971 और फिर लगा था 1900 आपका जो है 75 में। कितने बार लगाया गया था दोस्तों? 3 बार लगाया गया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख ली। कितने बार लागू किया गया था? 3 बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। कब कब किया गया था? 1971, 1962 बांग्लादेश युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने क्या किया था? सरेंडर किया था दोस्तों। और 90,000 सैनिकों का सरेंडर जो है गिनीज बुक में आज तक रिकॉर्ड दर्ज है। इतना बड़ा सरेंडर जो है किसी अन्य देश की सेना ने आज तक नहीं किया दोस्तों। 90,000 की जो सेना है 1971 में जो है पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। 1971 में जो बांग्लादेश को लेकर के जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था आपका जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था 1971 का, उसका मुख्य उद्देश्य था बांग्लादेश का निर्माण। क्या था? बांग्लादेश का निर्माण। तो इसीलिए भारत में इमरजेंसी लग गई थी। और आपका जो 1962 का युद्ध हुआ था भारत चीन युद्ध, और 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी या फिर आंतरिक जो है अशांति भंग होने के कारण ये जो है आपातकाल लगा दिया था 1975 में, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 28। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 51 के ए का संबंध किससे है? तो 51 का जो ए है दोस्तों किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। किससे है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाग नंबर 4 का ए और आर्टिकल नंबर 51 का ए। और ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आपका जो है USSR से ये लिए गए हैं। और आपने ध्यान रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है ये जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये जोड़े गए थे, जो कब बनी थी? 1976 में बनी थी दोस्तों। तो ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य दोस्तों? 11 हैं। और 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संशोधन सन 2002 के तहत। कब जोड़ा गया था? सन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को प्राप्त करवाना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, और आपका DPSP के अंतर्गत भी आता है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर 30 में अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? अभी हमने बात किया चुनाव आयोग से। किससे? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 110 का संबंध किससे हैं, तो दोस्तों इसमें आता है धन बिल, मनी बिल। कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और धन बिल को सबसे पहले केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन मिलने पर, ठीक है। राष्ट्रपति इसके ऊपर पहले ही
अनुमोदन दे देता है और उसके बाद इसे सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तभी लोकसभा के अध्यक्ष इस बात को निर्णय कर पाएगा कि कोई बिल धन बिल है या नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 110 में बात की गई है धन बिल के बारे में। आर्टिकल नंबर 32 की अगर बात करें, आर्टिकल नंबर 50 का संबंध किससे हैं, तो अभी मैंने बताया था न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने के लिए जो आर्टिकल है दोस्तों वो है 50। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। और आपका जो आज के लिए जो अंतिम और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो है आपका कि अनुच्छेद नंबर 361 में राष्ट्रपति को क्या विशेष अधिकार है। आर्टिकल नंबर 361 में राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, तो राष्ट्रपति को इसमें प्रतिरक्षा का अधिकार है। कार्यकाल राज्यपाल और राष्ट्रपति को यहाँ पर प्रतिरक्षा यानी खुद के कार्यकाल या खुद के पद को लेकर के जो है कानूनी प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। खुद के बारे में यहाँ पर आपकी जो प्रतिरक्षा के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को, ठीक है, दोनों के पद को कानूनी सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर आपका 361 के अंदर। तो ये था दोस्तों आज के लिए हमने बात करी पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आपका जो है इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, ये जो अनुच्छेद है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इतने सारे अनुच्छेदों को याद रखना, फैक्ट के साथ याद रखना बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है दोस्तों। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है आपके जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर बात करी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको लेकर हम नए अगली जो वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूरी आपका जो है शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।